गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात यानी सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसमें आज हम पढ़ेंगे फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट्स। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जमींदारों का जो प्रतिरोध था, जो विरोध था और जो उनकी रणनीतियां थी वो किस प्रकार से अपनी जमींदारी को बचाने के लिए की गई थी, और जो जोतदार थे उनकी शक्ति का किस प्रकार से उदय हुआ, और भी बहुत सारी चीजें पिछले कुछ पार्ट्स में हमने पढ़ी हैं। तो ये फर्मिंगर की जो 5वीं रिपोर्ट्स है ये क्या है, यानी बंगाल के अंदर एक परिवर्तनों का दौर था, किस प्रकार से राजस्व लेना है, कौन राजस्व नहीं दे रहा है, या किस प्रकार से शासन प्रशासन की उनकी जिम्मेदारियां थी, वो जो सब हैं वो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स हैं वो अंग्रेजी शासनों को जाती थी। क्योंकि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने एक तरह से कॉलोनी बसा ली थी, यहाँ पे उन्हीं की सब हुकूमत चल रही थी। तो पहले जो 4 रिपोर्ट्स हैं वो जा चुकी थी, तो 5वीं रिपोर्ट्स क्या है और उसके बारे में क्या है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बंगाल में जिस अवधि के दौरान परिवर्तनों पर हम विचार कर रहे हैं उसका एक प्रमुख समकालीन स्रोत 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई फर्मिंगर की एक रिपोर्ट है। यह 5वीं रिपोर्ट के नाम से जानी गई क्योंकि इससे पूर्व 4 रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत हो चुकी थी, लेकिन यह शोम में पहली 4 रिपोर्टों से अधिक महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी? हमारे देश में आई थी। अंग्रेजों की कंपनी थी जो शासन चला रही थी, के प्रशासन व कार्यकलापों के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलाप के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी जो अन्य 4 रिपोर्टों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इसमें क्या है, इसमें 1002 पृष्ठ थे जिसमें 800 से अधिक पृष्ठों में परिशिष्ट लगाए गए थे। इन परिशिष्टों में भू राजस्व से संबंधित आंकड़ों की तालिकाएं, अधिकारियों की बंगाल व मद्रास में राजस्व व न्यायिक प्रशासन पर लिखी गई टिप्पणियां, जिला कलेक्टरों के अपने अधीन भू राजस्व व्यवस्था पर रिपोर्ट तथा जमींदारों व रैयतों के आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया था। यह साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए बहुमूल्य है। उल्लेखनीय है कि 1760 से 1800 ईस्वी के बीच 4 दशकों में बंगाल में देहात में हुए विभिन्न परिवर्तनों की जानकारी का आधार 5वीं रिपोर्ट में शामिल यह तथ्य ही रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारे विचारों एवं अवधारणाओं का एक मुख्य आधार रही है। यानी किस प्रकार से वहां का जो राजस्व लेने वाले जो अधिकारी थे, ठीक है, उनकी टिप्पणियां, उनके प्रशासन की टिप्पणियां, जिला कलेक्टर जो, यानी जिला कलेक्टर का मतलब वहां पे ये था जो आदमी राजस्व को कलेक्ट कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, उन्हें वहां पे जिला कलेक्टर कहा गया है। उनके अधीन जो जमींदार और जो रैयत थे, ठीक है, उन्होंने क्या पत्र दिए भी हमारा राजस्व कम कीजिए, है ना, और बढ़ती हुई जैसे आर्थिक महंगाई है और इस किसी भी प्रकार से जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ नहीं पा रहा है कृषि में, तो राजस्व देने में वो असमर्थ थे, उनकी भूमियां नीलाम हो रही थी, तो उन सब चीजों से संबंधित कोई पत्र लिखे गए थे, वही इस 5वीं रिपोर्ट में थे। अब पहला है कि एक कैसे पढ़ेंगे एक सरकारी रिपोर्ट। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी एक सरकारी रिपोर्ट को इतिहासकार कैसे पढ़ते हैं, या फिर विद्यार्थियों को ऐसी रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी चाहिए। स्पष्ट है कि सरकारी रिपोर्ट में दस्तावेजों को काफी ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। विशेषतः यह सवाल आपके मस्तिष्क में सदैव रहना चाहिए कि यह किसने एवं किस उद्देश्य के लिए लिखी है। यानी कोई भी अपन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो सरकार हो, तो उसका एक कोई एम होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि भाई किस कारण से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। उस चीज को अपने दिमाग में लेकर के हमें इसको पढ़ना चाहिए। जैसे का जैसा जो रिपोर्ट बनाई गई उसको वैसे ही रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए 5वीं रिपोर्ट में भी दिए गए साक्ष्यों और तर्कों पर आधुनिक इतिहासकारों ने जब अपने शोधों में पुनः विचार किया तो कुछ नई सच्चाइयां नजर आई। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रमाणित इतिहास साक्ष्यों पर सावधानी पूर्वक शोध से लिखा जाता है। यानी कोई भी अगर इतिहास की चीजें, इतिहास का मतलब होता है पीछे पुराने काल में जो चीजें घटित हो गई उनको हम जब लिख रहे हैं तो आज का जो घटनाक्रम है वो आने वाले कल में क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। वो चीजें शोध कर करके उसकी पूरी खोजबीन करने के बाद ही वो सब चीजें लिखी जाती हैं। अब फर्स्ट है कि 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत के उत्तरदायी कारण, यानी जो 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो क्या कारण थे, ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनके कारण ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहला था कंपनी का राजनीतिक सत्ता बनना, यानी जो कंपनी है वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई थी, ये पहला कारण था इसका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी, परंतु ये बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में राजनीतिक सत्ता बन गई।
इसमें कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे कि ब्रिटेन की संसद कंपनी सत्ता भारत में कैसे नियंत्रण रखे इत्यादि। कंपनी एक सत्ता में परिवर्तित हुई, उसकी गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखी जाने लगी। इंग्लैंड में अनेक राजनीतिक समूहों का मत था कि बंगाल विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलना चाहिए बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र को भी मिलना चाहिए। यानी एक कंपनी थी, कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यापारिक करने वाला एक ग्रुप, व्यापार करने वाला ग्रुप जो इंग्लैंड से परमिशन लेके, ब्रिटिश से परमिशन लेके हमारे देश में आ गया था। जब हमारे देश में वो हथियारों के सहित आया था, वहाँ के जो राजा थे, यानी जो मुगल जो शासक, अंतिम मुगल शासक ही तो आपको पता है कि भाई औरंगजेब था, उसके बाद तो क्या थे, वो छोटे मोटे बच गए थे, उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी और उनमें नेतृत्व करने की इतनी क्षमता भी नहीं थी। तो जो बंगाल के जो राजा थे, जो बंगाल के वहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उन्होंने इसको हरा दिया था और हराने के बाद वहाँ के जो सारा मतलब जो क्षेत्र है, जो भी कार्यभार है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, वो सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। तो ब्रिटेन की संसद के अंदर ये आवाज उठी भाई जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है, कंपनी है, इंग्लैंड का एक हिस्सा मात्र है। अब विभिन्न प्रकार की कंपनियां विश्व के अलग अलग हिस्सों के अंदर राज कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी तरह ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो भी खनन कार्य कर रहे हैं, जो और कुछ विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं या और जमींदारी से जो राजस्व ले रहे हैं, वो सारा फायदा एक अकेली इस कंपनी को ना मिलना चाहिए, पूरे ब्रिटिश पूरे देश को मिलना चाहिए। तो एक तो ये था पहला उत्तरदायी कारण था, वह कंपनी राजनीतिक सत्ता बन गई वहां पे। दूसरा था मुक्त व्यापार के समर्थकों का दबाव, यानी जो स्वतंत्र रूप से जो व्यापार करने वाले थे, उनके जो वो हैं, उनका दबाव था, उसके समर्थकों का। क्या था इसमें, ब्रिटेन के अनेक व्यापारिक समूह कंपनी के व्यापार के अधिकार वाले शाही फरमान का विरोध कर रहे थे। निजी व्यापार करने वाले ऐसे व्यापारियों की संख्या बढ़ रही थी। भारत के साथ होने वाले व्यापार की व्यापक संभावनाएं उन्हें भी आकर्षित कर रही थी, वे भी इस व्यापार में हिस्सेदारी के इच्छुक थे। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति में व्यापारिक एक अधिकार का विरोध किया था। पूर्वी देशों के साथ साझा व्यापार के इच्छुक व्यापारी इस सिद्धांत के आधार पर भी मुक्त व्यापार की मांग कर रहे थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्रदान करने वाले शाही फरमान को रद्द करवाना चाहते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति भी भारत में ब्रिटिश विनिर्माताओं के अवसर देख रहे थे, अतः वे भी भारत के बाजार को खुलवाने के उत्सुक थे। यानी वो ये कह रहे थे कि भाई जो आप जिस प्रकार से जो भी सामान है, ठीक है, जो व्यापार है, जो भारत में से लेकर के आप अपने देश में ले जा रहे हो, चाहे समुद्री मार्ग से ले जा रहे थे या किसी भी मार्ग, समुद्री मार्ग से ही वो ज्यादा लेके जाते थे यहाँ से, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भारत का जो लोकल मार्केट है उसको ओपन कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी इनको खरीदें और यहाँ पर भी हम ये पैसा और कमाएं। इस प्रकार की जो मतलब जो व्यापार करने की उन्होंने ये था कि जो भारत के अंदर, देश के अंदर अगर हम ये चीजें देंगे तो ये एक ज्यादा कारगर साबित होगी, ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो उनका समर्थक जो ये मुक्त व्यापार के जो समर्थक थे कि भाई हमें यहाँ पर भी व्यापार करना चाहिए, यहाँ से सारा सामान ले जाकर हमें इंग्लैंड में ही नहीं देना चाहिए, ये जो चीजें थी, इन चीजों के लिए उन्होंने काफी डिमांड की थी। अगला है भ्रष्टाचार व प्रशासन पर बहस। अगला टॉपिक ये आता है अपना कि भ्रष्टाचार और प्रशासन पर किस प्रकार से उनकी बहस थी। बीच में फोन आने से रुक गया। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार और प्रशासन पर बहस। कंपनी के कर्मचारी तथा अधिकारी निजी व्यापार तथा रिश्वतखोरी से बहुत सा धन लेकर ब्रिटेन लौटते थे। उनकी यह धन संपत्ति अन्य निजी व्यापारियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करती थी। जैसा कि बताया गया है कि व्यापारी भी भारत में शुरू हुई लूट में हिस्सा पाने के इच्छुक थे। ऐसे वे कर्मचारी व अधिकारियों की नवाब कहकर खिल्ली उड़ाते थे और विभिन्न मंचों पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। कई राजनीतिक समूह ब्रिटिश संसद में भी इस मुद्दे को उठा रहे थे। साथ ही ब्रिटेन के समाचार पत्रों में भी कंपनी के अधिकारियों के लोभ व लालच का पर्दाफाश कर रहे थे। इंग्लैंड में कंपनी के बंगाल में अराजक व अव्यवस्थित शासन की सूचना भी पहुंच रही थी। अतः कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार तथा कुशासन पर इंग्लैंड में बहस छिड़ चुकी थी। यानी इसमें ये इस टॉपिक में एक भ्रष्टाचार व प्रशासन पर बहस, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुलेआम लूट कर रही थी, ठीक है, और जो यहाँ से जो राजस्व वगैरह था वो भी अपने देश में कम से कम भेज रही थी। तो जो लोग थे, कर्मचारी और अधिकारी जो थे, उनकी नवाब कह करके खिल्ली उड़ाई जाती थी और इस तरह से इनकी क्या क्या अराजकताएं थी, किस प्रकार से इनका शासन कुशासन बन गया था, ये सारी रिपोर्ट्स इस 5वीं रिपोर्ट्स के अंदर जो फर्मिंगर की जो रिपोर्ट गई थी इसमें ये भेजा गया था। अब इसका 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुति का जो अंतिम कारण और जो चौथा कारण है वो है कंपनी पर नियंत्रण। यानी इस रिपोर्ट के माध्यम से वो कंपनी पर क्या नियंत्रण करना चाहते थे ये इसमें उल्लेखित है। स्पष्ट है कि ब्रिटेन में आर्थिक एवं राजनीतिक दबाव के चलते भारत में कंपनी शासन पर नियंत्रण एवं उसे रेगुलेट करना आवश्यक हो गया था।
इसके लिए सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, फिर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट तथा आगे 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट्स पास की गई। इन अधिनियमों के माध्यम से कंपनी को बाध्य किया गया कि भारत में अपने राजस्व, प्रशासन इत्यादि के संबंध में नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को सूचना प्रदान करें। इतना ही नहीं, समय समय पर कंपनी के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। 5वीं रिपोर्ट भी एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसे एक प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। यानी ये क्या करना चाह रहे थे कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, यानी ब्रिटेन में जो आर्थिक और राजनीतिक दबाव जब चल रहा था, तो भारत में जो कंपनी का जो शासन था उस पर वो नियंत्रण करना चाह रहे थे, उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। और बहुत सारे ऐसे अधिनियम या बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिसके द्वारा इस कंपनी को बाध्य कर दिया गया कि भारत के अंदर जो भी टैक्स आ रहा है या फिर जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो नियमित रूप से यानी रेगुलर तरीके से हमारी सरकार को भेजा जाए या हमें सूचना दी जाए। इस प्रकार का कुशासन और अव्यवस्थित जो आपका तरीका है ये सहन नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्होंने कंपनी पर ये नियंत्रण किया। यानी फर्मिंगर की जो 5वीं जो रिपोर्ट गई थी यहाँ पे, उसमें एक तो यह था कि कंपनी पे नियंत्रण करना चाहते थे, भ्रष्टाचार और प्रशासन जो था उसको व्यवस्थित करना चाहते थे, और जो मुक्त जो व्यापार करना चाह रहे थे भारत के अन्य शहरों से भारत देश के अंदर भी बजाय दूसरे देशों के अंदर भेजने के। और इसके अलावा जो कंपनी है उसका एक तरह से राजनीतिक सत्ता उसने अधिकार कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उससे मुक्त कराना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि भाई ये एक गई तो थी वहां पे बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये तो एक राजनीतिक तरीके से वहां पे प्रभावी हो गई है। तो ये सब चीजें थी जो फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट में यहाँ से गई थी। अब टॉपिक ये उठता है कि भाई क्या 5वीं रिपोर्ट पूर्णतः निष्पक्ष थी? ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।